आज हम पंजाब में जो बाढ़ आई है और उसके बाद जो हालात बने हैं उन पे जरा गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, एक राहत पैकेज भी आया, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, सियासत क्या हो रही है? हाँ, इन सब पर हम नजर डालेंगे। हमारे पास एक विस्तृत रिपोर्ट है, तो उसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि पंजाब में चल क्या रहा है। और मकसद सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि उसका असर क्या पड़ रहा है। मतलब सरकारी दावे क्या हैं, जमीन पर क्या दिख रहा है, और आम लोगों की जिंदगी, उनकी अर्थव्यवस्था, उस पर क्या असर है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरदासपुर गए थे। हाँ, तिबरी मिलिट्री स्टेशन पहुंचे थे वो, बाढ़ से जो नुकसान हुआ उसका जायजा लेने। अच्छा, और वहाँ उन्होंने क्या किया, मतलब किससे मिले? रिपोर्ट बताती है कि सबसे पहले तो वो बाढ़ पीड़ितों से मिले, किसानों से मिले। करीब आधा घंटा उन्होंने सीधी बातचीत की। ये जरूरी है कि जो सीधे प्रभावित लोग हैं उनकी बात सुनी जाए। बिल्कुल। उसके बाद फिर मीटिंग्स हुई, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान थे, उनसे बात की। अच्छा, एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और एसडीआरएफ स्टेट की फोर्स। हाँ बिल्कुल। और फिर पंजाब के जो बड़े अधिकारी हैं, प्रशासनिक, पुलिस, वो भी थे, जैसे चीफ सेक्रेटरी एपी सिन्हा, डीजीपी गौरव यादव। और मीटिंग में कुछ मंत्री और नेता भी थे शायद। हाँ, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू थे, सुनील जाखड़, अश्विनी शर्मा, तरुण चुग, गवर्नर साहब भी थे। लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान नहीं थे। नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो अस्पताल में थे उस वक्त, तो वो शामिल नहीं हो पाए। अच्छा, तो जाहिर है प्रधानमंत्री को नुकसान के बारे में बताया गया होगा। कितना बड़ा है ये नुकसान, क्या आंकड़े हैं? नुकसान तो देखिए काफी गंभीर बताया गया है। रिपोर्ट कहती है कि करीब 1,90,000 हेक्टेयर जमीन। 1,90,000 हेक्टेयर? हाँ, इतनी जमीन पानी में डूबी है। ये बहुत बड़ा एरिया होता है। बाप रे। और जाने भी गई हैं। हाँ, 50 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। और पंजाब में कुल कोई 13,000 गांव हैं। उनमें से 2300 गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं। 2300 गांव? जी। कौन से जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? ज्यादातर 4 जिलों का नाम आ रहा है: गुरदासपुर, फिरोजपुर, फाजिलका और अमृतसर। यहाँ मतलब हालात सबसे ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं। तो इन सब मुलाकातों और जानकारी के बाद प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कदम उठाया गया? प्रधानमंत्री ने कहा कि पंजाब को हर तरह की मदद दी जाएगी। और फिर एक घोषणा हुई 1600 करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज की। 1600 करोड़? हाँ, और साथ में ये भी कि जिनकी जान गई है उनके परिवारों को 2 लाख रुपए, और जो घायल हुए हैं उन्हें 50,000 रुपए की मदद मिलेगी। 1600 करोड़ का पैकेज, लेकिन इस पर तो शायद कुछ विवाद भी हो गया है। रिपोर्ट बता रही है कि पंजाब में सियासत गर्मा गई है इसे लेकर। हाँ बिल्कुल, खासकर जो सत्ता में है आम आदमी पार्टी, उनकी तरफ से काफी तीखी प्रतिक्रिया आई है। क्या कह रहे हैं वो? उन्होंने तो उसे पंजाब के साथ एक मजाक जैसा बता दिया है। मजाक? हाँ, उनका कहना है कि नुकसान बहुत ज्यादा है और वो केंद्र से कम 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज की उम्मीद कर रहे थे। अकाली दल ने भी करीब इतनी मांग की थी। 1600 करोड़ और 20,000 करोड़, ये तो मतलब बहुत बड़ा फर्क है। इतना बड़ा दावा क्यों करिए आप, क्या तर्क है? वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ फसल का नुकसान नहीं है, बाढ़ ने घर उजाड़े हैं, लोगों के मवेशी बह गए, सड़कें टूट गईं, पुल बह गए, सरकारी इमारतें, स्कूल, अस्पताल सब तबाह हुआ है। तो उनका मानना है कि 1600 करोड़ रुपए इस सब की भरपाई के लिए मतलब कहीं से भी काफी नहीं है। ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई। क्या राहत पैकेज के अलावा भी उनकी कोई और मांग थी केंद्र से? जी, वो ये भी कह रहे हैं कि केंद्र को पंजाब का जो पुराना बकाया वो भी दे देना चाहिए था। पुराना बकाया कैसा? रिपोर्ट में जीएसटी कॉम्पेंसेशन और आरडीएफ यानी रूरल डेवलपमेंट फंड, इसके बकाये का जिक्र है। आपका कहना है कि ये करीब 6 लाख करोड़ बनता है। 60,000 करोड़? हाँ, उनका कहना है कि अगर ये पैसा मिल जाता तो इस मुश्किल वक्त में पंजाब के बहुत काम आता। और जो प्रधानमंत्री किसानों से मिले थे, उस मुलाकात पर भी कुछ सवाल है। बिल्कुल, आपका ये भी आरोप है कि जिन किसानों से पीएम मिले वो असली पीड़ित किसान थे ही नहीं, उन्हें तो बीजेपी ने बुलाया था। अच्छा। और ये भी कि इस पूरी मीटिंग में पंजाब सरकार या आपका कोई नुमाइंदा या तो बुलाया नहीं गया या फिर उनकी बात सुनी नहीं गई। तो मामला सिर्फ पैसे का नहीं है, मुलाकात कैसे हुई इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये तो केंद्र और राज्य के बीच का तनाव दिखाता है। हाँ बिल्कुल, और ये तनाव खुलकर सामने आ रहा है। रिपोर्ट में ये भी है कि आपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक कार्टून भी डाला। कार्टून? कैसा कार्टून? उसमें दिखाया है कि प्रधानमंत्री एक छोटी सी लॉलीपॉप दे रहे हैं जिसपे 1600 करोड़ रुपए लिखा है, और दूसरी तरफ पानी में खड़े लोग कह रहे हैं कि हमें तो 80,000 करोड़ चाहिए। मतलब वो अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी का क्या कहना है? पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कुछ कहा? हाँ, सुनील जाखड़ ने भी जवाब दिया है। उन्होंने उल्टा आरोप लगाया है आप सरकार पर। क्या आरोप? उनका कहना है कि पंजाब की जो मान सरकार है
उसने तो पिछले साल 2023 में जो बाढ़ आई थी उसका मुआवजा तक अभी लोगों को पूरा नहीं दिया है। अच्छा। हाँ, और रिपोर्ट के मुताबिक जाखड़ ने ये भी कहा कि आज कुछ किसानों ने प्रधानमंत्री से मिलकर यही शिकायत भी की है। यानी वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार खुद ही पीछे है राहत देने में। बिल्कुल। और जाखड़ ने एक और बात कही कि पंजाब सरकार जानबूझकर मतलब राजनीतिक कारणों से केंद्र की योजनाएं लागू नहीं करती। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या फिर पहले आयुष्मान भारत योजना थी। उनका कहना है कि सरकार को डर लगता है कि कहीं इसका क्रेडिट मोदी जी को न मिल जाए। तो ये तो पूरी तरह से सियासी खींचतान वाला माहौल बन गया है। हाँ, ये एक तरह की तू मैं चल रही है। और चिंता की बात यह है कि इसका असर कहीं जमीनी राहत के काम पर ना पड़े। सही बात है, क्योंकि ऐसे वक्त में तो सबसे जरूरी होता है कि केंद्र और राज्य मिलकर काम करें। बिल्कुल। वैसे ये भी बता दें कि केंद्र के पैकेज से पहले पंजाब सरकार ने खुद भी कुछ ऐलान किए थे, जैसे किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा और जिनकी जान गई उनके परिवार को 4 लाख रुपए। लेकिन जाहिर नुकसान इतना बड़ा है कि ये सब नाकाफी लग रहा है। अच्छा, ये तो हुई राजनीति की बात। अगर इससे हटकर देखें तो जमीन पर क्या हो रहा है? राहत और बचाव का काम कैसा चल रहा है? देखिए, रिपोर्ट के हिसाब से कोशिशें तो हो रही हैं। बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल वो बड़े पैमाने पर लगी हुई है। क्या कर रही है बीएसएफ? उनके करीब 69 हेलीकॉप्टर हैं, 45 वाटर विंग्स यानी नावें वगैरह और 30 गाड़ियां बचाव के काम में लगी हैं, राहत सामग्री पहुंचा रही हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा है, जैसे कहीं पुल टूट गया था शायद। हाँ, फाजिल्का में काबा वाली पुल था, वो बुरी तरह डैमेज हुआ था। उसकी मरम्मत तेजी से चल रही है। क्यों जरूरी है ये पुल? क्योंकि ये कनेक्टिविटी के लिए अंदर के इलाकों तक राहत पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी है। रिपोर्ट में तस्वीरें भी हैं, ट्रैक्टर, जेसीबी मशीनें लगी हैं, नदी के किनारों पर रेत की बोरियां लगा रहे हैं ताकि कटाव रुके। ये तो सरकारी कोशिशें हुई। क्या कोई और भी मदद कर रहा है, जैसे एनजीओज या कोई और लोग? हाँ, इसमें एक नाम बार बार आ रहा है, एक्टर सोनू सूद का। अच्छा, सोनू सूद, वो तो पहले भी मदद करते रहे। हाँ, वो अपनी टीम के साथ पंजाब के जो बाढ़ वाले इलाके हैं वहाँ ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं। कहाँ पर है वो और क्या कर रहे हैं? रिपोर्ट बताती है कि वो अपनी बहन मालविका सूद और अपनी फाउंडेशन के साथ फिरोजपुर के कमालेवाला जैसे गांवों में गए हैं जो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ फौरी मदद मतलब राशन पानी पर ही जोर नहीं दे रहे, वो लंबी अवधि के समाधान की बात कर रहे हैं। लंबी अवधि का समाधान मतलब? उनका कहना है कि लोगों को अभी सबसे ज्यादा जरूरत है छत की यानी घर की और रोजगार की। उन्होंने कहा कि हमें हर एक छत को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, यानी वो घर बनाने में मदद करने की बात कर रहे हैं। हाँ, उनका फोकस इसी पर है कि लोगों का जीवन दोबारा पटरी पर कैसे लाया जाए। सिर्फ आज की जरूरत पूरी करना काफी नहीं है। उन्होंने अपील भी की है लोगों से कि कम एक परिवार का घर बनवाने की जिम्मेदारी लें। ये तो बहुत अहम बात है। अक्सर आपदा के बाद तुरंत की मदद तो मिलती है, लेकिन लोगों को दोबारा बसाना, उन्हें काम देना, ये असली चुनौती होती है। बिल्कुल। रिपोर्ट में कामालेवाला गांव की एक महिला परमजीत कौर का जिक्र है। उनका कच्चा घर बह गया, वो पहले से कर्ज में थी। उनके लिए सोनू सूद का पहुंचना और घर बनवाने का वादा करना ये एक बड़ी उम्मीद है। सूद ने बाकी एक्टर्स और सिंगर से भी कहा है कि अगर मदद करें तो सही तरीके से करें ताकि वो बर्बाद न हो, सीधे जरूरत वाले तक पहुंचे। ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में सरकारी मशीनरी के साथ साथ ऐसे लोगों का, गैर सरकारी संगठनों का रोल कितना अहम हो जाता है। और जैसा सोनू सूद कह रहे हैं, ये एक लंबी लड़ाई है। घर बनाना, फिर रोजगार का इंतजाम करना, इसमें वक्त लगेगा। अच्छा, इस पूरी तबाही का असर सिर्फ इन गांवों तक या राहत के कामों तक ही सीमित नहीं है, अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर दिखने लगा है ना? हाँ, जाहिर सी बात है। जब इतने बड़े पैमाने पर खेती बर्बाद होती है, सप्लाई रुकती है, तो असर तो पड़ेगा ही। रिपोर्ट भी यही कह रही है। एक तरफ किसान परेशान है, दूसरी तरफ आम आदमी की जेब कट रही है। सब्जियां और फलों के दाम पिछले 15 दिनों में दोगुने तिगुने हो गए। क्या वजह बताई जा रही है इसकी? मेन वजह तो सप्लाई का टूटना है। हिमाचल से, कश्मीर से जो सब्जी फल आते थे, उनकी सप्लाई बारिश और बाढ़ की वजह से बहुत घट गई है। अच्छा। मंडी में माल कम आ रहा है तो दाम बढ़ गए हैं। रिपोर्ट में गोभी का उदाहरण है, जो पहले 60 रुपए किलो थी, वो अब 350 रुपए किलो तक बिक रही है। बाप रे, इसका असर तो दुकानदारों पर भी पड़ रहा होगा फिर। हाँ बिल्कुल, दुकानदार कह रहे हैं कि रेट इतने ज्यादा हैं कि ग्राहक खरीद ही नहीं रहे, बिक्री बहुत कम हो गई है। तो ये एक तरह से सबको मार रहा है, किसान को भी, ग्राहकों को भी और दुकानदार को भी। खेती के अलावा अर्थव्यवस्था का कोई और हिस्सा भी प्रभावित हुआ है? हाँ, एक और बड़ा सेक्टर टूरिज्म, पर्यटन, खासकर अमृतसर में। अच्छा, अमृतसर में क्या हुआ?
स्वर्ण मंदिर मतलब श्री हरमिंदर साहिब और दुर्ग्याना मंदिर, जहां इतने श्रद्धालु आते हैं, वहां आने वालों की संख्या बहुत घट गई है। कितनी, कुछ अंदाजा है? रिपोर्ट कहती है कि जहां रोजाना 1.5 लाख तक लोग आते थे, अब वो संख्या कुछ हजारों में सिमट गई है। ओह, जलियांवाला बाग, वाघा बॉर्डर की सेरेमनी, हेरिटेज स्ट्रीट, ये सब जगह जो भरी रहती थीं, अब खाली पड़ी हैं। इसका मतलब तो जो लोकल बिजनेस हैं, होटल, दुकानदार, उन पर बहुत बुरा असर पड़ा होगा। बहुत ही बुरा। छोटे दुकानदार, होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, टैक्सी वाले, रिक्शा वाले, सबका काम एकदम ठप है। एक दुकानदार ने कहा कि काम 5% भी नहीं रह गया है। घर चलाना मुश्किल हो गया है। ये दिखाता है कि बाढ़ का असर कितना व्यापक होता है। सिर्फ जहां पानी है वहीं नहीं, बल्कि पूरे राज्य की इकोनॉमी हिल जाती है। हाँ, मतलब खेती से महंगाई बढ़ी और टूरिज्म ठप होने से हजारों लोगों का रोजगार चला गया। बिल्कुल। हालांकि रिपोर्ट में होटल वालों के हवाले से एक छोटी सी उम्मीद भी बताई गई है। क्या उम्मीद? वो कह रहे हैं कि शायद सितंबर से कुछ विदेशी टूरिस्ट जैसे मलेशिया, सिंगापुर, कनाडा से वो शायद जल्दी आ जाएं, जो नॉर्मली अक्टूबर में आते हैं। अच्छा। लेकिन वो ये भी मान रहे हैं कि जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान वगैरह से जो आते हैं, खासकर धार्मिक यात्रा पर, उनकी संख्या बहुत गिरी है और उसके जल्दी सुधरने की उम्मीद कम है। तो मतलब आर्थिक मोर्चे पर भी चुनौती बहुत बड़ी है। बिल्कुल। राहत के साथ साथ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना भी एक बड़ा और लंबा काम होगा। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि पंजाब में बाढ़ के बाद की जो स्थिति है वो काफी जटिल है। कई परतें हैं इसमें। हाँ, एक तरफ प्रधानमंत्री का दौरा है, राहत पैकेज है, तो दूसरी तरफ उस पर सियासत है, विवाद है। और जमीन पर बीएसएफ, एनडीआरएफ जैसी एजेंसियां लगी हैं, सोनू सूद जैसे लोग मदद कर रहे हैं। लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, खासकर लोगों को फिर से बसाने की, उनके रोजगार की। और इन सब के बीच महंगाई बढ़ रही है, टूरिज्म ठप है, जो आम आदमी और अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रहा है। बिल्कुल। ये पूरी तस्वीर दिखाती है कि किसी बड़ी आपदा से निपटना कितना मुश्किल होता है। इसमें सिर्फ फौरी मदद या इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना ही नहीं होता, बल्कि राजनीतिक सहमति बनाना, केंद्र राज्य का तालमेल, हाँ, और भविष्य के लिए सोचना, स्थायी समाधान खोजना, ये सब बहुत जरूरी है।